चलो ध्यान दो, कल हम लोग पढ़ रहे थे इसमें उपसहसंयोजी क्षेत्र पढ़ रहे थे। हमने इसमें पढ़ा उपसहसंयोजी क्षेत्र को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं क्योंकि यह आयनित नहीं होता है। समझ गए? उपसहसंयोजी क्षेत्र में हमने देखा था क्या क्या रहता है जी, कुछ था उपसहसंयोजी क्षेत्र में, एक यम था और एक, इनके बीच कैसा बंध बना हुआ था? उपसहसंयोजी बंध बना हुआ था जिसकी दिशा किधर की ओर थी? ग्राही माने उसका कुछ नाम गांव था, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या था? केंद्रीय धातु परमाणु। और यल क्या था? लिगेंड। तो इस प्रकार हमने समझा कि उपसहसंयोजी क्षेत्र में दो ही लोग होंगे। पहला कौन? धातु परमाणु। उसको छोड़ने के बाद दूसरा कौन? लिगेंड। समझ गए? धातु परमाणु को छोड़ दिया जाए तो जितने बचेंगे सबको हम लिगेंड कहेंगे। तो ऐसे हमने एक एग्जांपल समझा था, CuNH3 4, इसके ऊपर कितना प्लस? 2 प्लस। इसमें हमने कहा Cu केंद्रीय धातु परमाणु है और NH3 अणु। कोष्ठक में क्या लिखवाया था हमने? लिगेंड लिखवाए थे ना, 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ था, है समझ में? और हमने इसकी संरचना भी बनाई थी, किस बंध से जुड़े हुए होते हैं जी ये? उपसहसंयोजक बंध। ये इतने सारे उपसहसंयोजक बंध बना क्यों लेते हैं? इतने सारे उपसहसंयोजक बंध बना क्यों लेते हैं? ये कारण क्या होता है? क्या करना चाहते हैं ये? अपने निकटतम अक्रिय गैस के विन्यास तक पहुंचना चाहते हैं। अपने निकटतम अक्रिय गैस के विन्यास तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसा हमने बताया था। इसका हमने गिना भी था, 35 तक पहुंचा था ये, 36 नहीं हो पाया था इसका, लेकिन यफी वाले का हमने गिना था, कितना हो गया था? 36 हो गया था। ऐसे ही देखो, अगर हम ये लिख दें COCl3 उसके बाद NH3 तो अब बताओ इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन? CO कोबाल्ट, क्योंकि जो भी संक्रमण धातुएं होती हैं वही केंद्रीय धातु परमाणु होती हैं। क्योंकि हमने पिछले पाठ में ही पढ़ लिया है कि संक्रमण धातुओं का विशिष्ट गुण होता है कौन सा यौगिक बनाना? उपसहसंयोजी यौगिक अर्थात जटिल यौगिक बनाना। अब इसको हमने छोड़ दिया, ये धातु परमाणु हो गया, तो बाकी जो बचे वो क्या है? लिगेंड। क्योंकि उपसहसंयोजी क्षेत्र में दो ही लोग रहेंगे, एक धातु दूसरा लिगेंड। तो इसमें कौन कौन से लिगेंड है? एक Cl है और Cl हमेशा कौन सा रूप में रहता है? माइनस। तो एक Cl माइनस है और दूसरा कौन है? NH3 है। दिखाई दे रहा है? तो दो लिगेंड है इसमें और दोनों की संख्या कितनी कितनी है? 3 है। इसका मतलब कोबाल्ट कितना उपसहसंयोजी बंध बनाया होगा? इसमें 6 बनाएगा, क्योंकि 6 लोग जुड़े हुए। एक लोग एक बनाएंगे ना, फिक्स है, बता दिया हमने, एक लोग दो नहीं बना सकते, एक लोग एक बनाएंगे, 6 लोग कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं कि यह भी एक उपसहसंयोजी क्षेत्र है। इसमें कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है तथा Cl माइनस और NH3 क्या है? लिगेंड। समझ गए? तो इस तरह से तुमको पहचान लेना है। तो लिख लो इसमें जैसे, या इसी प्रकार नीचे, कहां तक लिखे थे कल? संरचना बनाए थे ना, नीचे लिख लो इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार उपसहसंयोजी क्षेत्र, इसी प्रकार उपसहसंयोजी क्षेत्र, इसी प्रकार उपसहसंयोजी क्षेत्र हो गया। बड़े कोष्ठक में COCl3 थ्राइस, Cl3 फिर NH3 थ्राइस, बड़े कोष्ठक में COCl3 फिर NH3 थ्राइस, बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। पिछला वाला हमने लिखा था, उस पर तो आवेश लगा था, पिछले वाले में देखो आवेश लगा हुआ है, लगा है CuNH3 4, उसके ऊपर 2 प्लस लगा हुआ है। क्या इसमें लगा है? कहीं नहीं लगा।
नहीं, इसको तो भी आयनिक, इसको भी तो किसी से मिलना चाहिए। इस पे आवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें CO3 प्लस बनाता है। क्या बनाता है? 3 प्लस। और Cl कैसा बनाता है जी? माइनस। तो 3 लोग हैं तो 3 माइनस भी हो गया। 3 प्लस से 3 माइनस कट के क्या हो गया? शून्य हो गया। और NH3 पर कोई आवेश होता है? अमोनिया एक अणु है अर्थात यौगिक है, और यौगिक पर कोई आवेश नहीं होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कोई भी यौगिक तभी बनता है जब उसमें जितना धनावेश हो उतना ऋणावेश हो। तभी तो धनावेश ऋणावेश कट के 0 होता है और यौगिक बनता है। तो अमोनिया पर कोई आवेश नहीं होगा। Cl पर 3 माइनस हो गया, कोबाल्ट पर 3 प्लस हो गया, कट के कुल मिला के क्या हो गया? शून्य हो गया। इसलिए इस संकुल पर कोई आवेश नहीं है, अतः यह किसी से जुड़ेगा नहीं। जैसे उसमें था, वो सामने किससे जुड़ा हुआ था? SO4 से जुड़ा हुआ था ना, उसके बाहर SO4 था। जो कल वाला एग्जाम्पल हमने देखा था उसके बाहर SO4 भी था, लेकिन इसमें बाहर कुछ नहीं है। देख रहे हो? इसमें बाहर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये उदासीन है, और उदासीन संकुल किसी से जुड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखते। ठीक है, ये ध्यान देना। तो लिखो आगे, कहां तक लिखे? COCl3 NH3 थ्राइस में CO केंद्रीय धातु परमाणु है। CO केंद्रीय धातु परमाणु है। CO केंद्रीय धातु परमाणु है, जबकि Cl माइनस तथा NH3 लिगैंड हैं। हो गया ना? चलो ठीक है, आगे लिखते हैं। दूसरी हेडिंग, अब इसमें दूसरी हेडिंग, सह आयन कोष्ठक में लिख देना काउंटर आयन, काउंटर COUNTER, काउंटर आयन ION, काउंटर आयन। हो गया? देखो, किसी उपसहसंयोजी यौगिक में जो परमाणु या समूह किसी उपसहसंयोजी यौगिक में जो परमाणु या समूह, हो गया? जो परमाणु या समूह उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर होते हैं, उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर होते हैं, उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर होते हैं। हो गया? काउंटर आयन कहलाते हैं, काउंटर आयन कहलाते हैं। काउंटर आयन कहलाते हैं। हो गया ना? चलो आगे लिखो, जैसे K4FeCN6, K4 बाहर रहेगा और FeCN6 बड़े कोष्ठक के अंदर रहेगा। K4 फिर Fe कोष्ठक में CN6 और बड़ा कोष्ठक।
हो गया। K4FeCN6 में बताओ काउंटर आयन कौन होगा? ये K4 नहीं, अभी 4 नहीं लिखोगे इसको, अब तो उसकी संख्या है ना, और K बनाता कौन सा आयन है? पोटेशियम। पोटेशियम कौन सी धातु है? क्षार धातु है, फर्स्ट ए वर्ग की, और फर्स्ट ए वर्ग की क्षार धातु हमेशा कौन सा आयन बनाती है? बोल दिए, फर्स्ट ए वर्ग की क्षार धातुएं कौन सा आयन बनाती हैं? जब नमोइक फर्स्ट ए बोल दिए तो मतलब फर्स्ट वाला आयन बनाएंगे, अर्थात K+ बनाएगी। इतना बोल दिए तो वो नहीं समझ पा रहा। K+ क्या बनाएगा जी? K+। इसकी संख्या जो 4 है वो तो संयोजकता के अनुसार है। इसकी जो संख्या 4 है वो संयोजकता के अनुसार है। जैसे जब हम लोग बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, हम लोग बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमने नाम बोला, नाम से क्या तुमको संख्या पता चली? अगर हमने नाम बोल दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या नाम से तुमको संख्या पता चली? नहीं पता चली ना। जब हम संयोजकता के अनुसार चले तो Al हमने देखा कौन सा प्लस बनाता है? 3+, और Cl क्या बनाता है? माइनस। तो इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, तब तो बन जाता है ना AlCl3। तो क्या इसका नाम हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कहते हैं? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इसका नाम देते हैं? नहीं। क्या नाम देते हैं इसको? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि जो इसकी संख्या आई है वो इसके आवेश के आधार पर, अर्थात इसकी संयोजकता के आधार पर आई, वो तो अपने आप फिक्स हो जाएगा। तुम ट्राई बोलो चाहे मत बोलो, ट्राई बोल भी दोगे तो भी कोई गलती नहीं है, तुम ट्राई बोलो चाहे मत बोलो, नाम तो इसका एल्यूमिनियम क्लोराइड ही रहने वाला। समझ गए? क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता उसी प्रकार की है। वैसा ही इनके साथ है। कहने का मतलब K तो प्लस ही बनाएगा, लेकिन जो यहाँ पे FeCN6 है ये 4 माइनस बनाता है, और K क्या बनाता है जी? प्लस। तो यौगिक बन के तैयार कब होगा? जब इसका वाला इसके नीचे लिखो, इसका वाला इसके नीचे लिखो, इसलिए बन जाता है K4FeCN6। तो फाइनली हमारे पास काउंटर आयन क्या है? K+। ठीक है, तो इसका कभी भी नीचे वाली संख्या मत बोला करो। समझ गए? ये नहीं कहना कि K4 है, K4 नहीं कहोगे, वो तो उसके संयोजकता के आधार पर आ गया, तो वो उसकी गलती थोड़ी ना, वो तो अपना K+ ही है ना। जल में जब जाएगा घुलेगा तो K+ ही हमको मिलेंगे, और चारों K+ अलग अलग हो जाएंगे। तो फाइनली अगर हमसे किसी ने पूछा कि उस जल में कौन सा धन आयन है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे K4+। ठीक है, हम कहेंगे K+ धन आयन है। सभी K+ अलग अलग हो जाएंगे ना, चारों K+ अलग हो जाएंगे जल में जाने के बाद। तो अगर तुमसे किसी ने पूछा कौन सा है, तो एक ही तो बताओगे ना कि चारों, बताओगे नहीं 4 K+ है। अरे 4 ही नहीं, 4 लाख होगा उसमें। समझ गए? क्योंकि बहुत सारे अणु परमाणु रहेंगे ना उसमें, ये ध्यान दिएगा। चलो देखो आगे। हाँ, तो क्या लिखे? K4FeCN6 में हो गया ना, K+ काउंटर आयन है, K+ काउंटर आयन है, और K+ काउंटर आयन है, और बड़े कोष्ठक में FeCN6, बड़े कोष्ठक में FeCN6 के ऊपर 4-, बड़े कोष्ठक में FeCN6 के ऊपर 4-। क्या है जी? उपसहसंयोजी क्षेत्र है, उपसहसंयोजी क्षेत्र है। ऐसे सवाल तो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले नहीं है। हो गया ना? चलो, केंद्रीय धातु को हम और पढ़ ही लिए हैं। अब लिखते हैं लिगेंड। लिगेंड, लिगेंड लिखो, हेडिंग, तीसरी हेडिंग, सहायन के बाद तीसरी हेडिंग लिगेंड। लिगेंड के बारे में विस्तार से पढ़ना है। वहां तो खाली एक अपने देख लिया ना, उपसहसंयोजी क्षेत्र में कौन कौन होता है। क्या लिखे? लिगेंड। इसमें लिखेंगे, इंपॉर्टेंट डाल देना इस पे, लिगेंड पूछा जाएगा अवश्य ही। लिखो
किसी जटिल यौगिक में, किसी जटिल यौगिक में किसी जटिल यौगिक में उप सहसंयोजी क्षेत्र में, किसी जटिल यौगिक में उप सहसंयोजी क्षेत्र में, उप सहसंयोजी क्षेत्र में, हो गया, वह परमाणु, अणु या आयन, वह परमाणु, अणु या आयन, कहने का मतलब लिगेंड कुछ भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। क्यों जी? क्योंकि लिगेंड होने के लिए बस एक ही शर्त तो पूरी करनी है कि उसका अष्टक पूरा हो और उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। अब चाहे वो परमाणु हो, उसका अष्टक पूरा हो और उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, चाहे अणु हो, उसका अष्टक पूरा हो, उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, चाहे आयन हो, उसका अष्टक पूरा हो, उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, सब लिगेंड का कार्य कर सकते हैं। ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि ऋणावेश ही लिगेंड का काम करेगा, चाहे कोई समूह ही लिगेंड का काम करेगा, कोई भी लिगेंड का काम कर सकता है, धनावेश भी लिगेंड का काम करेंगे। वास्तव में अभी सोचो कि धातु तो खुद धनावेश बनाती है ना, तो धनावेश कभी धनावेश से जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहाँ सब जुड़ेंगे। क्यों जी? क्योंकि इस धातु को किससे मतलब है? इलेक्ट्रॉन मिलने से मतलब है, कौन दे रहा है उससे मतलब नहीं है। ध्यान दिए रहना। तो लिखो आगे, कहां तक लिखे? हाँ, शुरू से बोलो तनी। उप सहसंयोजी क्षेत्र में उपस्थित वह परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से, जो केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजी बंध के निर्माण में, केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजी बंध के निर्माण में, उप सहसंयोजी बंध के निर्माण में, हो गया, उप सहसंयोजी बंध के निर्माण में दाता का कार्य करता है, दाता का कार्य करता है, लिगेंड कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। लिगेंड कहलाता है, हो गया ना। जैसे देखो यहाँ पे एक चीज दर्शाया गया है जिससे तुम संकुल के ऊपर आवेश का पता कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पे एक धातु थी, केंद्रीय धातु परमाणु यम, इसके ऊपर आवेश था A+। क्या आवेश था जी? A+। और इससे जुड़ने वाला था लिगेंड। क्या? लिगेंड। इसके ऊपर आवेश था B-। देख रहे हो? और इसकी संख्या मान लो क्या थी? X। क्या थी? X। क्यों जी? क्योंकि अभी देखो हमने देखा Fe था, उसके बाद Cm कई ठो था? 6 ठो था ना। तो Fe तो अकेला ही था, तो सामान्य रूप से उप सहसंयोजी संकुल में एक ही केंद्रीय धातु परमाणु होता है। कितना? एक। उसको छोड़ने के बाद शेष बचे हुए लिगेंड होते हैं। बहुत कम संकुल ऐसे आते हैं जिनमें 2 केंद्रीय धातु परमाणु होंगे, उनको भी चर्चा में लेंगे आगे हम। पहले यहाँ पे साधारण वाले पे हमको ध्यान देना है।
तो साधारण वाले में जो है एक केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड एक से ज्यादा हो सकता है। देखो यहाँ पे 6 ठो है, कॉपर वाले में हमने देखा 4 था, Fe में कभी कभी 5 भी होता है, Ni में 4 होता है, समझ गए? तो ये चीज को ध्यान दो। तो लिगेंड की संख्या ज्यादा हो सकती है। तो यम वाला हमने सामने कुछ नहीं लिखा था, एक ही है और उसके ऊपर आवेश था A+। अब A+ वाला कुछ भी हो सकता है ना, 2+, 3+, जैसा वो बनाता हो। Fe2+ भी बनाता है, 3+ भी बनाता है, कोबाल्ट 3+ भी बनाता है, 2+ भी बनाता है। जैसा बनाए वैसा उसके ऊपर निर्भर करता है कौन सा आवेश रहेगा। उसके बाद लिगेंड की संख्या यक्त है और एक लिगेंड पर आवेश कितना है जी, B-। तो कुल ऋणावेश हमारे पास कितना हो गया? यक्त जैसे यहाँ पे Cn के ऊपर माइनस होता है और 6 इसकी संख्या है, तो कुल ऋणावेश कितना हो जाता है? 6 है। मतलब 6 का गुणा हम -1 में करते हैं ना, तभी तो -6 पाते हैं। वैसे ही इसमें इसकी संख्या यक्त है और इसका गुणा किस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3x आएगा ना। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, तीर के बाद जब ये संकुल बना तो यम से कौन जुड़ गया? यल जुड़ गया ना, दिखाई दे रहा है, और दाता का कार्य किया यल, तभी तो लिगेंड बनेगा। अब इसके ऊपर आवेश क्या आ जाएगा? A+ तो इसका खुद का आवेश है, दिखाई दे रहा है, और इसका लिगेंड पे आवेश हमको कितना मिला है? -Bx। तो यही संकुल पर कुल आवेश आने वाला है, ध्यान दिए रहना। जैसे यहां पर ये है ना तुम्हारा, तो Fe इसमें 3+ वाला है, मान लो 2+ वाला है, कौन सा है? 2+, और Cn क्या बनाता है जी? माइनस। तो इसके ऊपर आवेश क्या आने वाला है? +2 लिख दोगे और माइनस कितना लिख दोगे? 6 लिख दोगे, तभी तो आएगा तुम्हारा Fe Cn6 के ऊपर कितना -4-। दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो वो एक सूत्र के हिसाब से तुमको बताया गया है कि क्या होगा आवेश इसके ऊपर, तो नोट कर सकते हो उसको। इसमें ये धातु परमाणु है और ये क्या है? लिगेंड है। यल लिगेंड क्यों है? यल लिखने से नहीं लिगेंड हो गया, ये नहीं कि लिगेंड का स्पेलिंग यल से शुरू होता तो यल लिख दिए तो लिगेंड हो गया। क्यों लिगेंड है वो? क्योंकि यहाँ पे जो तीर वाला बंध बना है उसमें वो दाता का कार्य कर रहा है और परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखवाया गया है कि वह परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध में किसका कार्य करता है? दाता का कार्य करता है, तभी वो लिगेंड होगा। अभी इसकी तीर इधर से इधर मोड़ देना तो भले ही ये यम लिखा गया है, ये लिगेंड हो जाएगा और ये केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगी, समझ गए? लेकिन हमारा स्पष्टीकरण तब गलत लगने लगेगा ना, ये ध्यान देना। इसलिए हम लोग सिंपल तरीका ही दिखाते हैं। यल से लिगेंड हो गया, यम से मेटल अर्थात धातु हो गई। आवेश क्या आने वाली है? जो धातु का आवेश है उसमें से इस लिगेंड का आवेश घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। जो बचेगा वही उसके ऊपर आवेश आएगा। अभी जैसे पिछले वाले में हमने देखा जो CO था और Cl3 था और फिर NH3 क्या था? था ना। इसके ऊपर क्या आवेश आएगा? धनावेश का लिखो, कोबाल्ट का +3 लिखो। Cl का क्या होगा? इसके ऊपर 1 के ऊपर माइनस होता है तो 3 के ऊपर -3 होगा। अमोनिया के ऊपर 0 होता है तो इसका क्या होगा? क्या होगा जी? 0। देख रहे हो? तो कितना बचा? 3 में 3 गया 0 और ये पहले से 0, मतलब फाइनली उसके ऊपर कितना आवेश बचा? 0। तो हमने देखो उसमें कोई आवेश नहीं लिखा था, दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से कर सकते हो। वास्तव में इसका सूत्र जानते हो क्या होता है? देखो इस तरह से होता है, ये A+ उसके बाद -B, दिखाई दे रहा है। लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, इसलिए हमको ये -Bx दिखता है। अर्थात आवेशों को जोड़ते हैं हम, आवेशों कभी घटाते नहीं है, आवेशों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ने के कारण वो प्लस माइनस लगने के कारण हमको क्या दिखा था? माइनस दिखा। समझ गए? तो ये टाइप लिख सकते हो, ये सही रहेगा, क्योंकि धनावेश भी आ सकते हैं लिगेंड में। कभी कभी धनावेश आ गए तो वो जुड़ जाएंगे, नोट कर लो। यम और यल का प्रदर्शन कल ही पढ़ चुके, इसलिए नीचे नाम नहीं लिखे। लिखना होगा तो लिख लेना, ये केंद्रीय धातु परमाणु और यल से ये लिगेंड। अब देखो यहां पर हमने 2 संकुल आयन लिखा है, इससे कुछ निष्कर्ष निकलता है। पहले वाले में जो लिगेंड दिख रहा है सब एक ही प्रकार के हैं, दूसरे वाले में लिगेंड 6, देखो इसमें भी 6 लिगेंड है, दिखाई दे रहा है।
इसमें भी 6 लिगेंड है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। दिखाई दे रहा है? तो क्या ऐसा आवश्यक है कि किसी उपसहसंयोजी क्षेत्र में एक ही प्रकार का लिगेंड हो? नहीं, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो सकते हैं। किसी उपसहसंयोजी क्षेत्र में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 6 आज तक अभी खोजा नहीं गया है। शायद एक यौगिक में खोजा गया, वो भी ज्यादा अस्थायी नहीं। समझ गए? 6 मतलब अलग अलग, आज तक किसी में खोजा नहीं गया। हो सकता है एक में खोजा गया, वो भी अभी ज्यादा अस्थायी नहीं है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम 2 प्रकार 3 प्रकार तक जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ज्यादा अलग अलग लिगेंड जुड़ना भी आपस में संभव नहीं होता है। तो चलो लिखो इसमें एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट, एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट किसी उपसहसंयोजी क्षेत्र में, किसी उपसहसंयोजी क्षेत्र में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो सकते हैं। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो सकते हैं। हो गया ना? जैसे जैसे इसमें लिख सकते हो ये वाला बड़े कोष्ठक में COCl3 NH3 थ्राइस, बड़े कोष्ठक में COCl3 फिर NH3 थ्राइस। हो गया? इसमें लिख लो, इसमें 2 लिगेंड, इसमें 2 लिगेंड कौन कौन से जी? Cl माइनस तथा NH3 हैं। Cl हमेशा माइनस बनाएगा। 2 लिगेंड Cl माइनस तथा NH3 हैं। हो गया? चलो अब हेडिंग लिखो। हेडिंग लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार। हो गया? तो अब देखो, लिगेंड के प्रकारों को 2 आधार पर बांटा गया है। एक तो पहला उसके ऊपर आवेश के आधार पर, जैसे अभी हमने बोला ना परमाणु, अणु या आयन, तो परमाणु हुआ या अणु हुआ, ये दोनों होते हैं उदासीन, होते हैं। और आयन हुआ तो आयन कैसा हो सकता है जी? या तो धनावेशित या तो ऋणावेशित। तो कहने का मतलब कितने प्रकार के लिगेंड बन गए? एक उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित। कितने प्रकार बने? 3 प्रकार, क्योंकि ये परमाणु और अणु दोनों एक ही कैटेगरी में जाएंगी, उदासीन वाले में ही जाएंगे। ठीक है? आयन वाले में 2 प्रकार हो सकता है, धनावेशित और ऋणावेशित। तो लिगेंड कुछ भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। सर्वाधिक मात्रा में उदासीन और ऋणावेशित वाले ही पाए जाते हैं, धनावेशित वाले बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ लिगेंड कहा जाता है। समझ गए? तो पहला लिखो लिगेंड के प्रकार में। पहला नंबर हेडिंग लिगेंड पर आवेश के आधार पर, लिगेंड पर आवेश के आधार पर, लिगेंड पर आवेश के आधार पर। हो गया? तो इसके अंदर लिखो, इस आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर
लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं। पहला, हेडिंग लिख लो, डैश देके इसके अंदर लिखते जाना। पहला ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड जैसे जैसे F माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस OH माइनस Cl माइनस, उसके बाद NO2 पे माइनस, ONO पे माइनस, HCl के ऊपर माइनस, बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी होता है यस के ऊपर 2 माइनस, SO3 के ऊपर 2 माइनस, SO4 के ऊपर 2 माइनस। इनका आवेश याद रखना, क्योंकि आवेश जरूरी है। अभी जब हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालने जाएंगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आवेश का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं, अगर अभी उसमें आवेश निकाल रहे थे ना, ये वाले में H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे थे ना, तो कैसे निकाल रहे थे? 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना लिखे थे? +1, सल्फर का X और 4 गुणे ऑक्सीजन का -2। तो इसका +2 हुआ, इसका X हुआ, इसका -8 हुआ, घट गया -6 बराबर 0, X बराबर +6। मतलब हमने कहा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +6। तो कैसे कहा? हाइड्रोजन का हमको पता था आवेश, ऑक्सीजन का हमको पता था आवेश, तब हमने कह दिया ना सल्फर का इतना है। तो निष्कर्ष, ये भी तो एक प्रकार के यौगिक ही हैं। जैसे यहाँ पे K4, उसके बाद Fe, यहाँ पे आ गया CN6। इसमें कह दिया है Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, और पूछा जाने वाला सवाल है ये, ध्यान दिए ना। तो अब पोटेशियम की कितना जानते हो? +1 जानते हो ना। Fe का तुमको निकालना तो उसकी X मानना होगा। और Cn, कभी C की ऑक्सीकरण संख्या पढ़े हो क्या अकेले में? नहीं, C की ऑक्सीकरण संख्या अकेले नहीं ज्ञात होती। N की ऑक्सीकरण संख्या कभी अकेले पढ़े हो? अभी नाइट्रोजन परिवार का पढ़े तो नाइट्रोजन का पढ़े +5 बनाता है, +4 बनाता है, +3 भी बनाता है, +2 भी बनाता है, +1 भी बनाता है, -3 भी बनाता है। मतलब इतना सारा बनाता है, अपने मन से कौन भर दे? रख सकते हैं क्या? तो C और N की तो अलग अलग कभी नहीं पता चलेगी हमको, लेकिन Cn की एक साथ पता चल सकती है। कैसे? अगर इसके ऊपर आवेश ज्ञात है तब। तो Cn के ऊपर आवेश क्या लिखा गया यहाँ पे? माइनस। इसका मतलब इसका -1 है, तो देखो इसका +4 हो जाएगा, क्योंकि 4 एकम +4, और इसका 6 एकम -6। घटेगा तो कितना बचेगा? -2, जो उधर जाके क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा ना। ये प्रकार से निकाल सकते हो इसका। तो निष्कर्ष क्या निकालना है? इसमें जो लिगेंड प्रयोग हो रहे हैं उनका आवेश पता है तभी कर सकते हो। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? इसलिए इन आवेशों को याद रखना जो इनके ऊपर आवेश दिखेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वही नाम है बेचारे का, हिंदी अंग्रेजी दोनों। अब जैसा दे दिया वैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। गूगल से पूछा जाए कुछ बताएगा तब। चलो लिखो, कहां तक लिखे जी? हो गया ना? आदि लिखो तो आगे भी बहुत सारे होंगे। दूसरा नंबर लिखो, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड हो गया ना? तो लिखो, इसकी डैश देखिए इसके अंदर, ये उदासीन यौगिक होते हैं, ये उदासीन यौगिक होते हैं। ये उदासीन यौगिक होते हैं तथा इनमें हो गया, किसी एक परमाणु के पास
इनमें किसी एक परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, कोष्ठक में लिख देना, सामान्यतया केंद्रीय परमाणु के पास, सामान्यतया केंद्रीय परमाणु के पास। हो गया ना? देख सकते हो इधर, जैसे NH3, तो NH3 के बारे में हमने देखा कि NH3 का 3 बंध होता है, मतलब नाइट्रोजन इसमें 3 बंध बनाता है ना, बनाता है। तो नाइट्रोजन के पास वैसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ही बनाया तो 2 उसके बचे रहेंगे ना, 2 यहाँ पे बचे रहते हैं, तो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है ना, इसका मतलब ये बना सकता है। उसके बाद ऐसे ही H2O देखो, H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, 2 बंध बना के जुड़ा है। अब ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं जी? 8 होता है, तो इसका 2 कामा कितना होगा? तो इसके पास 6 है, 6 में से कितने ने बंध बनाया? 2 ने। कितने बचे हुए हैं इसके? 4 बचे हुए, मतलब ये भी बंध बना सकता है, अभी बना सकता है। उसके बाद तुम्हारा ये RNH2, ये आ गया एमीन। क्या आ गया? एमीन। कैसे? अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो एमीन बनते हैं, भी पढ़ेंगे हम, अगर एमीन नहीं निकाला होगा तो नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ही बचा रहेगा। क्यों जी? क्योंकि ये H गया, R आ गया, तो इस पे कोनो फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। उसके बाद देखो R2NH कर देते हैं, कहने मतलब एक और हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह R जोड़ देते हैं, इसे द्वितीयक एमीन बोलते हैं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। उसके बाद देखो R3N कर दें, R3N मतलब ये भी H हटा के उसकी जगह क्या कर दें? R पर रैट वाला R नहीं है, ध्यान दिए रहना, एल्किल समूह वाला R है, ये इसके इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हो गया ना? ऐसे ही H2O में ऑक्सीजन के पास 2 था ना, इसका एक H हटा के उसकी जगह क्या कर दो? R कर दो, तो बन जाता है ROH। इसका नाम होता है एल्कोहल। क्या होता है जी? एल्कोहल। उसके बाद दूसरा भी H हटा के उसके पास R कर दो, इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। तो इससे भी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक प्रकार का होता है, इसमें इसके पास 4 बच्चे होते हैं, समझ गए? नोट कर सकते हो, आ भी लगा लेना आगे, अभी तो बहुत सारे होंगे। यनो का भी होता है, यनो इसमें भी ऑक्सीजन के पास होते हैं। अब यह एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं। तो लिखे जैसे करके इनको लिख लो, फिर आज लिख लेना। चलो बाकी चीजें कल करेंगे इसमें।